बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेक्शन 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके बारे में और लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा पार्ट 1 हो गया था। अब आज हम पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 1 में हमने क्लास एच तक अपना क्लियर कर लिया था। अब 7E का सब सेक्शन 2 है और उसमें क्लास आई क्या है। कैपिटल एसेट्स ओन बाय अ लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स, डेवलपर्स एंड लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट such person are registered with the Directorate General of Designated Non-Financial Business and Professions। तो हम एक्सक्लूजन की बात कर रहे थे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो 7E से एक्सक्लूड होगी। तो उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी का स्टॉक इन ट्रेड है, किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी हो सकती है, LD हो सकती है, या कोई और डेवलपर हो सकता है। तो जब उसके पास है और वो उसका स्टॉक इन ट्रेड है, देन उसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। आज एक प्रोवाइजो है सेक्शन 7E सब सेक्शन 2 के बाद, प्रोवाइडेड दैट एक्सक्लूजन मेंशनड एट क्लास A, E, F and G of this subsection shall not apply in case of a person not appearing in the active taxpayer list। नहीं जी, तो अब इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जिसने एक्सक्लूजन लेनी है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हो, यानी कि वो अपनी रिटर्न प्रॉपर ऑन टाइम फाइल कर रहा हो। अदर दैन पर्सन कवर्ड इन रूल 2 ऑफ द 10th शेड्यूल, उनके अलावा जो रूल 2 और 10 शेड्यूल में फॉल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 7E का सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 कहता है द फेडरल गवर्नमेंट में इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी पर्सन और प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। जब किसी लॉ को बनाना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल ली जाती है। अब सेक्शन 7E के हवाले से जो अप्रूवल ली गई और उसका जो सब सेक्शन 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट ने ये बात अप्रूव्ड कर दी कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट जिस किसी को चाहे इंक्लूड कर ले और जिस किसी को चाहे एक्सक्लूड कर ले। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो फेडरल कैबिनेट होगी वो ही इस पे डिसीजन ले सकती है, उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। देन है 7E का सब सेक्शन 4 जिसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं कि किसी भी सेक्शन को नया जो चीज़ आती है उसको समझने के लिए डेफिनेशंस जो होती हैं वो ज़रा उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए होती हैं। इन दिस सेक्शन कैपिटल एसेट्स का क्या मतलब होगा। कैपिटल एसेट्स मीन प्रॉपर्टी आर एनी काइंड हेल्ड बाय द पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड। कैपिटल एसेट कहते हैं जी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बिजनेस के साथ अटैच है या नहीं अटैच है, वो चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें क्या चीज़ एक्सक्लूड होगी, ये नीचे दिए हुए हैं चीज़ें कि ये उसका हिस्सा नहीं होंगी कैपिटल एसेट का। एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस, के किसी बिजनेस में जो स्टॉक इन ट्रेड है उसके रॉ मटेरियल्स हैं या कोई ऐसा बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाली चीज़ है वो इसमें नहीं आएगी। क्लास 2 है एनी शेयर स्टॉक और सिक्योरिटीज़, अगर कोई किसी कंपनी के शेयर्स हैं या कोई स्टॉक है या सिक्योरिटीज़ हैं वो भी इसमें एक्सक्लूडेड है। थर्ड वन है एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन, या ऐसी प्रॉपर्टी जिसके के लिए जो पर्सन है इज़ इंटाइटल्ड टू अ डेप्रीसिएशन डिडक्शन, जिसमें डेप्रीसिएशन की डिडक्शन हो रही हो अंडर सेक्शन 22 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और अमोर्टाइजेशन हो रही हो, डिडक्शन हो रही हो अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वो भी चीज़ें इसमें से कैपिटल एसेट में से एक्सक्लूड हो जाएंगे। क्लास 4 है एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन इन क्लास 1, 2 और 3, या फिर कोई भी मूवेबल एसेट जो ऊपर वाली क्लासेस में नहीं दिया गया। सबसेक्शन बी, सबसेक्शन 4 की क्लास बी है फार्म हाउस मीन अ हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड।
यानी कि ऐसा फार्म हाउस जिसमें टोटल उसका स्ट्रक्चर एरिया जो है वो 2000 स्क्वायर यार्ड है, विद द मिनिमम कवर्ड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर फीट 5000 स्क्वायर फुट, और 5000 स्क्वायर फुट इसका मिनिमम एरिया जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हुआ हो। यूज एज अ सिंगल डिवेलिंग यूनिट। डिवेलिंग यूनिट मीन ये है कि एक बंदे के इस्तेमाल में हो, एक टैक्स पेयर के एक रजिस्टर्ड पर्सन के इस्तेमाल में हो। तो यूनिट आर विदाउट एन एनेक्स, के उसके साथ और कोई चीज़ एनेक्स ना हो, तो उसको हम फार्म हाउस कहते हैं। आगे प्रोवाइजो है इसका, प्रोवाइडेड दैट वेयर देर आर अ मोर देन वन डिवेलिंग यूनिट, मीन एक ऐसी चार दीवारी है जिसके अंदर 2000 स्क्वायर यार्ड जो है उससे ज़्यादा एरिया है, लेकिन अब ये है कि 2 रजिस्टर्ड पर्सन या 2 टैक्स पेयर्स के है, 2000 एक के पास है, 2000 दूसरे के पास है और 2000 तीसरे के पास स्क्वायर यार्ड है, तो अब टोटल ये 6 हो जाएगा। लेकिन उसमें ड्वेलिंग यूनिट अगर 3 हैं, 3 अलग-अलग टैक्स पेयर्स हैं, तो वो उनका भी फार्म हाउस ही कंसीडर होगा। मोर देन वन ड्वेलिंग यूनिट इज कंपाउंड एंड एवरेज एरिया ऑफ द कंपाउंड is more than 200 square yard for the dwelling unit. Each one of such dwelling unit shall be treated as a separate farm house. तो हम उसको एक अलहदा से फार्म हाउस ट्रीट करेंगे और समझेंगे। अब बात करते हैं हम पैरा 5 सर्कुलर 15 ऑफ 2022 एंड 23 टैक्स ऑन डीम्ड इनकम फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो सर्कुलर आया था 15, उसके तहत जब ये इस पे टैक्सेशन लगा था, वो सर्कुलर ऑलमोस्ट वही है जो हमने लॉ पढ़ लिया है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि सर्कुलर में न्यू सेक्शन 7E हैज़ बीन इंट्रोड्यूस थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 वेयर द फॉर द टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड अ रेजिडेंट पर्सन, हमने ये कहा था कि रेजिडेंट पर्सन के लिए लगेगा, नॉन रेजिडेंट इसमें नहीं आएगा। इज ट्रीटेड टू बी ड्राइव इनकम इक्वल टू 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, जो हम पीछे पढ़ रहे हैं कि 5% होगी फेयर मार्केट वैल्यू के, एंड कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन पाकिस्तान। दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान में एसेट सिचुएटेड होना चाहिए, विच इज़ चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 20%, यानी कि 5% फेयर वैल्यू होगी, उस पर 20% टैक्स होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख है, 1 लाख पे उसका इनकम डीम्ड इनकम होगी 5000, और 5000 का 20% निकालेंगे तो 1000 रुपया बनेगा। तो मतलब ये है कि 1% ऑफ द टोटल फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो टैक्स होगा। तो ये अंडर डिवीजन 8C जो मैंने पहले भी जिक्र किया था उसके मुताबिक है। तो ये फॉलोइंग एक्सक्लूजन है, ये एक्सक्लूजन ऑलरेडी हम लॉ में पढ़ चुके हैं। तो कैपिटल एसेट्स जो अलॉट किए गए ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो गवर्नमेंट और इस तरह से सारे हम पढ़ चुके हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, कि जब पाकिस्तान का जो लॉ है उसके कानून के मुताबिक क्या क्या चीज़ें हैं, वो इसलिए अभी पहले बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि इनका जिक्र आएगा। हमारी जितनी भी जजमेंट्स हैं जो हमने पढ़नी है, उन जजमेंट्स में इनका जिक्र आना है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि जब हम जजमेंट में आएंगे तो वो ये चीज़ मेंशन होगी। तो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन 4th शेड्यूल क्या है जी, ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 है, 43 नंबर में आ रहा है, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक तो ये टैक्स हो सकती है। 44 जो है ड्यूटी ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग ड्यूटीज़ ऑन साल्ट बट नॉट इंक्लूडिंग ड्यूटीज़ ऑफ अल्कोहल, लिक्वर, ओपियम और अदर नारकोटिक्स। 47 है टैक्स ऑन इनकम अदर दैन एग्रीकल्चर इनकम, ये भी इसमें वो लैंडमार्क जजमेंट में इसका जिक्र होगा कि टैक्सेस ऑन इनकम है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इसमें नहीं आती। फिर टैक्सेस ऑन कॉरपोरेशन, जो कंपनीज पे टैक्स लगता है, जो हमारा आजकल 29% है, एंड टैक्सेस ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, कंज्यूम एक्सेप्ट सेल्स टैक्स ऑन द सर्विसेज। सर्विसेज के अलावा, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद सर्विसेज जो हैं वो प्रोविंसेस के पास चली गई थी, इसलिए अब फेडरल जो है वो कलेक्ट नहीं करता, प्रोविंसेस खुद ब खुद अपनी सर्विसेज पे टैक्स इकट्ठा करते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर पे हो सकता है, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे और प्रोडक्शन पे जो है वो टैक्स की बात कर रहा है, इसको सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। और 5th है
टैक्स ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, ये अब ये भी आगे लैंडमार्क जजमेंट में इसका जिक्र आएगा कि जो कैपिटल वैल्यू है उस पर कहता है कि टैक्स होना चाहिए ऑन इंक्लूडिंग द टैक्स ऑन द कैपिटल गेन, कि जो कैपिटल गेन की भी करते हैं ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन या हो सकता है या वैल्यू हो सकती है, उस पर टैक्स हो सकता है। देन 51 है टैक्स ऑन द मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स फॉर यूज़ इन द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के यूज़ के लिए भी इसको ये भी आएगी सेक्शन 51। 52 है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर ही करता है, ऑफ एनी प्लांट मशीनरी अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टॉलेशन इन ल्यू ऑफ द टैक्सेस ड्यूटी स्पेसिफाइड इन एंट्रीज 44, 47, 48 एंड 49 आर इन ल्यू ऑफ एनी वन आर द मोर। अब इसका क्योंकि जजमेंट्स में जिक्र आना है तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अब 53 है टर्मिनल टैक्स ऑन द गुड्स आर पैसेंजर्स कैरीड बाय द रेलवे, सी, एयर टैक्सेस ऑन देयर फेयर एंड फ्रेट्स। एंड 54 है फी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर्स इन दिस पार्ट बट नॉट इंक्लूडिंग द फी टेकन इन एनी कोर्ट। तो ये थी लेजिस्लेटिव लिस्ट, इसलिए पढ़ी ताकि आगे जब इसमें जिक्र आए तो आपको इसका पता होना चाहिए। लो जी, अब सबसे पहली जो हमारी जजमेंट है उसमें सेक्शन 7E का है टैक्स ऑन डीम्ड इनकम और कॉन्स्टिट्यूशनल वायरीज अपहेल्ड बाय सिंध हाई कोर्ट। ये सिंध हाई कोर्ट की है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल वायरीज को अपहेल्ड किया। एंड ये है हाकिम सन्स इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हाकिम सन्स इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। PTCL 2023 CL 118 ये रिपोर्टेड जजमेंट है सिंध हाई कोर्ट की। तो ये क्या कहती है इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि एज़ पर उसके पढ़ें और उसको समझें और इंशाल्लाह हम इसको समझेंगे। जी हाकिम सन्स की ये है, इसमें पैरा 20 जो जजमेंट है वही हम पढ़ेंगे सिर्फ ताकि उसको एक्सप्लेन करें। फ्रॉम परजुअल ऑफ द अबव केस लॉ एज वेल एज द डेक्टा लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ अलाही कॉटन सुप्रा and in view of the here in above facts and circumstances of these cases, after hearing all the learned counsel as well as learned assistant attorney general, we had come to the conclusion that no exception can be drawn to competence of the federal legislation while introducing section 7E through Finance Act 2022 इन द ऑर्डिनेंस वेयर एज द। तो सिंध हाई कोर्ट ने ये जिक्र किया अलाही कॉटन का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो केस था उसका, और उस व्यू को लेते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकमस्टांसिस हैं इनके मुताबिक और कौंसल्स और अटार्नी जनरल्स को सुनने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि कोई एक्सेप्शन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्पिटेंस ऑफ फेडरल लेजिस्लेशन वाइल इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 7E, कि सेक्शन 7E जो है वो ठीक लगा है और ये ऐसे होना चाहिए। तो इसके बाद इम्प्यूग्ड लेवी इज़ नाइदर अल्ट्रा वायरी, तो ये अल्ट्रा वायरी भी नहीं है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर इट इज़ द कॉन्फिस्केटरी, ना ये कॉन्फिस्केटरी है और ना ही डिस्क्रिमिनेटरी है। क्योंकि जब ये रिट की गई तो रिट में ये कहा गया कि ये कुछ लोगों को एक्सक्लूजन दे दी गई है और ये डिस्क्रिमिनेटरी है और अल्ट्रा वायरी है। तो ये कोर्ट ने कहा नहीं, ना ही ये अल्ट्रा वायरी है और ना ही डिस्क्रिमिनेटरी है, हैंस द फेडरल लेजिस्लेचर इज़ फुली कम्पिटेंट। तो जो कानून असम्बली है, कानून है पाकिस्तान का, वो कम्पिटेंट है टू इम्पोज टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, के वो डीम्ड इनकम पे टैक्स लगा सकता है। परजुएंट टू द सेक्शन 7E ऑफ द ऑर्डिनेंस, सेक्शन 7E ऑर्डिनेंस के जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके तहत, एंड देयर फोर बाई मीन्स ऑफ अ शॉर्ट ऑर्डर डेटेड 28 अक्टूबर 2022 का जो शॉर्ट ऑर्डर है उसके तहत ऑल लिस्टेड पेटिशंस वर डिसमिस्ड एंड दीज आर द रीज़न देयर ऑफ,
कि जितनी भी, क्योंकि जब कोर्ट में कोई केस जाता है और एक तरह के केसेस होते हैं तो वह सारे केसेस जो हैं एक जगह इकट्ठे कर लिए जाते हैं। अब जितनी भी पिटीशन हुई थी सेक्शन 7E में सिंध हाई कोर्ट में, तो उसका जो डिसीजन आया 28 अक्टूबर को, उन्होंने कह दिया कि वो सारी डिसमिस हो गई। ये गवर्नमेंट कंपिटेंट है इसमें बनाने में, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, कोई कॉन्फिस्केटरी नहीं है, ना अल्ट्रा वायरी है, तो ये लॉ जो है ये बन सकता है। तो ये हमने जो बाकी हमारा 7E का लॉ रह गया था वो हमने इसमें पढ़ा, और उसके बाद हमने सिंध हाई कोर्ट की जो हाकिम सन इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट पढ़ी, जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको समझाऊं कि सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये 7E बिल्कुल ठीक है और ये कानून होना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, अल्ट्रा वायरी नहीं है और कॉन्फिस्केटरी नहीं है। तो ये तमाम जो रिट्स थी वो डिसमिस कर दी गई। तो आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आप समझते हैं कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको अच्छी तरह उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि बाकी लोग भी इससे सीखें तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लॉ की लैंग्वेज और टैक्सेशन को सीखें, और इसको सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।